वेलकम टू राइज। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी का जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, ठीक, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। जनरली केमिकल रिएक्शन लिख दिए तो सारा इसमें इंक्लूड हो गया। ओके, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उस चैप्टर को हम लोग इस चैप्टर को रिवीजन पर्पस से देख रहे हैं फॉर द बोर्ड। इस चैप्टर में मतलब कि हमारा सिलेबस क्या है इस बार इन सेशन 2023 एंड 24 का। ओके, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग सीखना है। उसके बाद किस तरीके से बैलेंस करेंगे, क्या पर्पस है उसका, उसके उससे रिलेटेड। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसके बाद देखना है कॉम्बिनेशन, जो कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर देखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमको इस चीज में दो अभी नहीं देखेंगे, एक तो जो था हमारा कोरोजन, और दूसरा है जो रेंसिडिटी। रेंसिडिटी शायद सिलेबस में नहीं है, उस रेंसिडिटी सिलेबस में फिर भी उसको हल्का फुल्का हम लोग देख लेंगे। बात आता है क्रोजन का, तो क्रोजन को हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में देखेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल में उसमें हमें डिटेल से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक। अभी बस इतना ही सिलेबस हम लोग आज के इस वीडियो में लेकर चलेंगे, ठीक। चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अपने जो एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स हमारे पास हैं, सारे पॉइंट्स को हम लोग एक्सटेंड करेंगे। इतने पॉइंट्स आप यदि इतने पॉइंट्स पर आपको पकड़ होगी अच्छे से, देन यू कैन इजिली आंसर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी सेक्शन। ओके, फर्स्ट बोलता है कि व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेक्स प्लेस। जब कभी भी केमिकल चेंजेस हो रहा हो, जब कभी भी केमिकल चेंजेस हो रहा है तो हम बोल सकते हैं वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल चेंजेस जैसे कि दो चेंजेस होते हैं केमिकल चेंजेस, आता है एक आता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के अंदर क्या हो गया, जो स्टेट चेंज होता है, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, ओके, लिक्विड से फिर गैस, ये सब क्या हो गया, ये सब हमारे हो गए फिजिकल चेंज के, फिजिकल चेंज के अंदर आते हैं। लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है कि वैसा चेंज जो एक बार किसी चीज में चला गया फिर वो दोबारा रिवर्स नहीं आएगा। जैसे कि मिल्क से जब कर्ड बनता है, तो क्या कर्ड से फिर मिल्क बन सकता है? क्या रिवर्स प्रोसेस होता है? नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, केमिकल चेंज। वही बोल रहा है कि जब कभी भी केमिकल चेंज जहाँ हो रहा हो वहां हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक। दूसरा चीज कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मैग्नीशियम रिबन जब बर्न करता है तो उसका फ्लेम कैसा होता है, ठीक, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम होता है। एंड चेंज इनटू अ व्हाइट पाउडर, बर्निंग के बाद वो फ्लेम जो बर्निंग के बाद मैग्नीशियम रिबन व्हाइट पाउडर की तरह पाउडर बन के गिर जाता है, ठीक। द पाउडर इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो पाउडर बन गया यानी कि मैग्नीशियम को यदि हमने बर्न किया तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होगा और ये पाउडर में चेंज हो जाएगा। कैसा पाउडर? व्हाइट पाउडर, जैसे कि ऐश हम लोग देखते हैं ना, राख जिसको बोलते हैं, उस तरीके से हो जाएगा। द पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये जो व्हाइट पाउडर है ये क्या है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ओके, ये उसमें चेंज हो जाएगा। आफ्टर दैट इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ये कैसे फॉर्म हुआ? इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच के इस रिएक्शन को भी हम समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसको बाद में समझेंगे। इसमें क्या है, ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है ये हमारा क्या है, ठीक। मैग्नीशियम हमने लिया, ऑक्सीजन लिया, ठीक। मैग्नीशियम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, Mg प्लस, ऑक्सीजन O2 गिव्स MgO। लेकिन हमारा रिएक्शन ये क्या है, बैलेंस नहीं है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अभी आगे देखेंगे। अभी तक ये समझते हैं कि Mg हो गया मैग्नीशियम, यदि बर्न करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो ये पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा। ये पाउडर के फॉर्म में ये यहाँ मिलेगा मेरे को, बर्न करेगा जब मैग्नीशियम। तो अब अगला देखेंगे कि भाई यदि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ। कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा, जैसे कि हमें बुखार लगता है या पेट दर्द करता है तो उसके कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं, कुछ उसके सिंबल होते हैं। तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन के भी कुछ सिंबल हैं। केमिकल रिएक्शन के सब क्या है, symbol of chemical reaction, that indicates these changes indicates that a chemical reaction is taking place,
केमिकल रिएक्शन हो रहा है टेकिंग प्लेस। ये बताते हैं हमें कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या यदि कहीं स्टेट चेंज मिले, ठीक, कहीं कलर चेंज मिले, कहीं इवोल्यूशन ऑफ गैस मिले। जैसे स्टेट चेंज में बोल रहे हो कि अभी तो यहाँ स्टेट चेंज हो रहा था तो हम नहीं बोल सकते थे, ठीक। स्टेट चेंज जैसे यहाँ ये भी तो हो सकता है कि प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, तो वहाँ प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होता है? सॉलिड के फॉर्म में होता है, यानी कि वो स्टेट हो गया। लेकिन और प्रेसिपिटेशन क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। कलर चेंज, आगे अभी देखेंगे कलर चेंज का एग्जांपल। गैस इवॉल्व होता है, किसी में H2 गैस इवॉल्व होगा, किसी में O2 इवॉल्व होगा। भाई जो इवॉल्व हो गया और फिर वापस कैसे आ सकता है? तो ये भी केमिकल है, केमिकल चेंज हो गया। टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज तो हमें सिंपल देखने को मिलता है, वो बॉयल कर वाटर को हीट कर रहे हैं, या अभी आगे देखेंगे टेम्परेचर चेंज में। अब आते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को, ठीक। अब इसमें एक और चीज हमें समझना आता है ठीक है, इस चीज में कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। जो एरो के लेफ्ट साइड होते हैं, एरो के लेफ्ट साइड, यानी कि एरो के जो इंड पॉइंट होता है उस साइड में जो एलिमेंट लिखे होते हैं वो सभी क्या होते हैं? रिएक्टेंट। और जो एरो के हेड वाले साइड में, यानी कि हम बोले तो हमारे राइट साइड में, राइट हैंड साइड में जो भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं, वो सभी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक। तो वो सभी क्या होते हैं? राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट होते हैं। दिस सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है? वही कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? जो कि रिएक्शन के दौरान फॉर्म हुआ है, न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होता है वो क्या है? प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी वही बात बोल रहा है। दी रिएक्टेंट्स आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सेम चीज बोल रहा है, और प्लस के साथ होते हैं। सिमिलर प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में भी लिखे जाते हैं, और भी इसके साथ भी फॉर्म हुआ रहता है तो उसको प्लस के साथ लिखते हैं हम, उसको भी प्लस के साथ हम लिखते हैं। दी एरो पॉइंटेड, सेम चीज बोल रहा है, यहाँ तक क्लियर रहना चाहिए। अब बोल रहा है कि Mg प्लस O2 गिव्स MgO, जो हमारी रिएक्शन है ये। द मास इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। यदि मास देखें इनका तो क्या दोनों ही साइड में इक्वेशन से मैग्नीशियम का कितना होता है? मैग्नीशियम का 24 प्लस ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन एक का 16 तो 2 का 32। अब इधर देखो 24 प्लस 16, क्या ये देखने से सही पता चल रहा है कि दोनों क्या है? इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। तो अब भाई इसको इक्वल करना है, तो इस इक्वल करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? अब जैसे कि यहाँ मास इक्वल नहीं है, जब मास इक्वल नहीं है दोनों साइड तो वैसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कि दे आर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। वो क्या होते हैं? स्केलेटल, यानी कि सिंपली बोले तो अनबैलेंस्ड फॉर्म ऑफ रिएक्शन इज स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो अनबैलेंस्ड फॉर्म ऑफ रिएक्शन इज क्या होते हैं? स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होते हैं वो, ठीक। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इन केस मास नहीं तो क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज बीन इक्वल टू टोटल मास प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट होंगे जितने मास इस साइड में प्रेजेंट होंगे प्रोडक्ट में, उतने ही मास इधर रिएक्टेंट में भी होने चाहिए। इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर, यानी कि इसको सीधा सीधा साफ शब्द में बोले तो जितने नंबर ऑफ एटम इधर प्रेजेंट हो, किधर? रिएक्टेंट में, उतने ही नंबर ऑफ एटम किधर प्रेजेंट होने चाहिए? प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, यानी कि यदि इसको देखें तो Mg इधर एक है, इधर एक है, ठीक है, इसका तो काम हो गया है, दोनों तरफ एक। लेकिन जैसे ही O2 पर आते हैं, इधर O क्या है? 2 है, इधर वो क्या है? एक ही है, तो इधर 2 लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ 2 Mg हो गया तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, जो कि बैलेंसिंग अभी हम आगे देखने वाले हैं। इस तरीके से अब इसका फिर से हम क्या करेंगे? इसका फिर से हम मास निकालेंगे और इसका भी फिर से मास निकालेंगे। अब देखेंगे ये मास अब नहीं आकर के कुछ अलग आएगा, क्योंकि 2 अब आगे लग चुका है इसमें और इसमें भी आगे 2 लग चुका है, और दोनों ही इस बार, दोनों ही जो मास निकालेंगे, दोनों ही मास इस बार क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ तक समझ गए? ठीक, सेम वही बोल रहा है कि मास, जो टोटल मास होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। सिंपल शब्द में बोले तो नंबर ऑफ एटम दोनों ही साइड इक्वल होने चाहिए, ठीक। अब अगला आता है कि Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, ठीक। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब याद रखना है। इसको जिंक बोलेंगे, ओके, इसको बोलेंगे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड।
एनसीईआरटी में जितने भी केमिकल रिएक्शन दिए हुए हैं, जितने भी केमिकल इक्वेशन दिए हुए हैं, वो सारे को एकदम रट जाना है। ओके, ये क्या है? जिंक सल्फेट, ये तो हाइड्रोजन है। ठीक, ये सब रिएक्शन है। बैलेंसिंग अब देखेंगे, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देखो, बैलेंसिंग करने के लिए हमारे एनसीईआरटी में कुछ लंबा चौड़ा प्रोसेस दिया है। सेम प्रोसेस है। पहले क्या करेंगे कि ध्यान में रखेंगे कि जो सिंगल, जैसे यहाँ H2O है, यहाँ Fe3 है, तो पहले बड़े वाले को हम सोचेंगे कि भाई इसको पहले हम मैनेज करें। तो यहाँ बड़ा वाला कंपाउंड को देखेंगे तो यहाँ Fe कितना है? 3 है, O4 है। ठीक, यानी कि Fe इधर 3 है, ज्यादा है, इधर कम है भाई। अभी रफ कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक, हमारे एनसीईआरटी बुक में भी हीट एंड ट्रायल मेथड दिया हुआ है। Fe इधर 3, इधर भी 3। अब इधर देखो O4 है, लेकिन इधर कितना है? एक ही है। तो O4 करने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो सारे चीज बैलेंस लग रहे हैं अभी अब तक कि 3Fe हो गया, 3Fe इधर हो गया, 4O है, ये O है, 4O है, यहाँ भी 4O है। अब बारी है H की। इधर H2 है, इधर कितना है? 4 टू 8H है। लो भाई, इधर भी कर दिया। तो बैलेंसिंग जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट होगा। ठीक, एक लाइन में हो जाएंगे, जो हमारे 10th में दिए हुए हैं, जो हमारे बुक में दिए हुए हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ बैलेंसिंग है, H2 Zn, हाँ यहाँ बैलेंस्ड है, SO4 ये बैलेंस है, ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी। ठीक, ये बैलेंसिंग करने के बाद इस तरीके से कुछ दिखेगा। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब है कि टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इफेक्टिव, मोर इन्फॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड अलोंग देयर केमिकल। जैसे कि केमिकल इक्वेशन को हम चाहते हैं कि और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बन जाए, थोड़ा इफेक्टिव बने, उसके साथ साथ हमें क्या करना है? उसका फिजिकल स्टेट लिख दीजिए, उसके साथ साथ उसका फिजिकल स्टेट लिख दीजिए। तो इससे क्या बनेगा कि हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगेगा कि नहीं, एग्जामिनर को भी लगेगा भाई भाई कि बच्चा कुछ जानता है। जैसे कि कुछ लिख रहे हैं, जैसे हम अभी जो Fe वाला उधर लिया था हमने एग्जांपल, उसी को लेते हैं। बैलेंस्ड वाला 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये ठीक है, हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन सही है, सारा कुछ सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा कुछ और इन्फॉर्मेशन डाल दिया जाए, ताकि पढ़ने वाले को भी आसानी हो, जो हमारा एग्जामिनर हो उसको भी लगे कि नहीं बच्चा कुछ जानता है, उसी से फुल मार्क्स दे, कहीं नंबर नहीं कटना चाहिए। तो इसको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बना दिया जाता है। कैसे? तो बाई एडिंग फिजिकल स्टेट। जैसे कि यहाँ Fe जो है वो किस फिजिकल स्टेट में है अपने? सॉलिड। तो यहाँ S कर दिया जाए ऐसे। H2O जो है वो गैसियस में है, तो D लिख दें। Fe3O4 है, तो ये भी सॉलिड में है भाई, तो यहाँ भी S लिख दो। H2 जो है वो गैस में है, तो G लिख दो। तो इससे क्या लग रहा है? अब थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लग रहा है कि नहीं भाई, जो हम Fe लिए वो सॉलिड में है, H2O है। अब यहाँ H2O हम लिए भाई, एक्वस है कि गैस है कि क्या है? तो अब हमारा जो केमिकल इक्वेशन है ये पूरा इन्फॉर्मेटिव हो गया, कहीं कोई डाउट नहीं है क्या कौन है कैसा क्या है। ठीक, वही बात बोल रहा है ये। अगला चीज दिया है कि जो जी का सिंबल यूज किया जाता है H2O के साथ, वो ये इंडिकेट करता है कि जो वाटर हम लिए हैं वो कैसा वाटर है? स्टीम वाटर है। ओके, बस इतना ही कि वो स्टीम वाटर है। अगली बात की टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पहले समझते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टेंस। ये केमिकल रिएक्शन क्या करता है? किसी दो के बीच का बॉन्ड को तोड़ेगा, किसी तीसरे को जोड़ेगा, यानी कि ये बॉन्ड को तोड़ना और जोड़ना है। वही क्या है केमिकल रिएक्शन। जैसे कि यहाँ Fe है, अकेले है, यहाँ O के साथ जोड़ दिया। H यहाँ O के साथ था, यहाँ तोड़ दिया। तो ये क्या करता है? एक दूसरे को किसी को तोड़ेगा, किसी के बॉन्ड को ब्रेक करेगा, किसी के बॉन्ड को बनाएगा, किसी को बॉन्ड को जोड़ेगा, किसी को बॉन्ड को तोड़ेगा। यही काम करता है केमिकल रिएक्शन। और ये सब करने के बाद एक नए एटम को, एक नए सब्सटेंस को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। क्या इन्वॉल्व करता है ये? तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स, एटम्स के बीच में। किस लिए भाई? तो टू प्रोड्यूस न्यू एटम्स, न्यू सब्सटेंस, नए सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, इसमें हमारा फर्स्ट जो आता है वो आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ देखेंगे कि सच ए रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि किन्हीं दो के मिलने से एक सब्सटेंस बनता है, उन्हीं उसी को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। जैसे कि हमारा दो सब्सटेंस है ए और बी, दोनों को मिलने से हमारे को क्या मिलता है? सी मिलता है। ये क्या हो गया? हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया।
यानी कि किसी नाम से पता चलना चाहिए कि कंबाइन होने से, जब दो या दो से ज्यादा चीज कंबाइन हो, कंबाइनेस उस कॉम्बिनेशन से हमें किसी एक प्रोडक्ट मिले, कोई एक प्रोडक्ट मिले, उसी को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे सिलेक्ट लाइन देखेंगे, यहाँ दो चीज हमें मिल रहा है CaO, यहाँ हमें CaO और H2O। CaO को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। ये सब याद रखना होगा कि CaO का जो नाम है वो क्या है। ऐसे तो कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, लेकिन इसका जनरल नेम, ठीक, ओके, सिलेक्ट है क्विक लाइम। CaO को क्विक लाइम बोलते हैं, CaOH होल 2 को सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। CaOH होल 2 को क्या बोलते हैं? सिलेक्ट लाइम। सारी चीजों को ध्यान में रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक। CaOH होल 2 का कॉमन नेम क्या है, ठीक। यहाँ देखेंगे हम कि CaOS और दो सबस्टांस मिल रहा है, दो सबस्टांस के मिलने से हमें एक सबस्टांस मिल रहा है। दो रिएक्टेंट में दो है, किन्हीं दो के कॉम्बिनेशन से हमें एक फॉर्म हो रहा है, क्या एक सबस्टांस प्रोड्यूस हो रहा है। ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। और यहाँ हीट रिलीज हो रहा है। तो एक चीज और ध्यान देना है यहीं पे कि जिस किसी भी रिएक्शन में यदि हीट रिलीज होता हो, हीट क्या होता हो? रिलीज होता हो, उसको क्या बोलेंगे? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वो कैसा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसको बोलेंगे कि भाई वो कैसा रिएक्शन है? ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ही, लेकिन इसमें हीट रिलीज होने के कारण से वो क्या हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो गया। यही जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा वो इंडोथर्मिक हो जाएगा, ठीक ना। जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा, जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगा वो इंडोथर्मिक, जिसमें रिलीज हुआ वो एक्सोथर्मिक। यहाँ में क्या हो रहा है कि हीट रिलीज देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से ये क्या हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। मार्बल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो CaCO3 होता है, ठीक। इसका क्या है, कैसे फॉर्म होता है कि CaOH होल 2, ठीक, यानी कि सिलेक्ट लाइन जब रिएक्ट करता है CO2 के साथ इन द एयर, तो वो क्या बन फॉर्म करता है? CaCO3 प्लस H2O। CaCO3 प्लस H2O। सारे रिएक्शन को एकदम ध्यान में रखना है। When two or more substance combine to form a single product reaction is called combination reaction। वो समझ में आ गया? डेफिनेशन है, यहाँ भी एक डेफिनेशन, यहाँ भी, जो आपको सुविधा लगे। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along with the formation of product। प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ, ऐसा नहीं कि कोई दो रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ हीट ही रिलीज हो रहा हो, उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अब ऐसा होता है कि देखो भाई, कोई दो सबस्टांस बन रहा है और सिर्फ हीट रिलीज हो रहा है, तो इसको हम लोग नहीं कहेंगे कि एक्सोथर्मिक। प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ देखिए क्या लिख रहा है, अलोंग विथ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हीट रिलीज हो, तब उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और सारे भी एग्जांपल हैं एक्सोथर्मिक के, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की बर्निंग, CH4 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रहा है, ओके। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ये CO2 H2 हीट इज रिलीजिंग। बर्निंग, जब नेचुरल गैस रिलीज हो रहा है तो यहाँ हीट रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ भी स्टीम के फॉर्म में ये सब क्या है? हीट रिलीज हो रहा है। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है, कम चांसेस है लेकिन ओके। तो बोल रहा है कि क्या आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है एक्सोथर्मिक है? एक चीज और आज से ध्यान रख लेना है कि रेस्पिरेशन भी क्या होता है? रेस्पिरेशन भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे भाई? तो जब हम फूड ईट करते हैं और सारे फूड डाइजेशन के दौरान क्या होते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ब्रेक होता है, ठीक, ब्रोकन डाउन इनटू टू फॉर्म ग्लूकोज, ओके। और इस ब्रेक डाउन प्रोसेस के दौरान हमें एनर्जी मिलती है। जब ये सारा चीज होता है तो हमें क्या मिलता है? जब हम भोजन करते हैं, वो सारे फूड जाते हैं स्टमक में, उसके बाद कुछ प्रोसेस होता है हमारे अंदर, और उसके बाद हमें लगता है कि नहीं, अब हमारे बॉडी में एनर्जी आ गया, अब हमारे बॉडी में एनर्जी आ गया। तो कैसे पता चलता है? तो एनर्जी हमें मिल रहा है कैसे? तो कुछ हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेस हुआ, उसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं, उसी रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा हमें एनर्जी मिल रहा है, ठीक। अब ऐसा नहीं कि यहाँ एक और क्वेश्चन उठ जाए कि भाई यदि हमें पहले से बताया गया है कि हीट रिलीज होता हो, हीट रिलीज होता है, उसी को क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक। एक उसी को क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हीट एनर्जी भी क्या है? एनर्जी इज ऑल्सो अ हीट। एनर्जी भी हीट है। एनर्जी और हीट दोनों सेम चीज होता है, ओके। चाहे एनर्जी रिलीज हो या हीट रिलीज हो, चाहे एनर्जी ऑब्जर्व हो चाहे हीट ऑब्जर्व हो,
दोनों एक बात है। एनर्जी रिलीज हो या हीट रिलीज हो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, चाहे एनर्जी एब्जॉर्ब हो या हीट एब्जॉर्ब हो। यदि सॉरी रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक। ओके, तो उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे। अब जैसे कि एनर्जी एब्जॉर्ब करता कोई, ठीक, यहाँ क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। यहाँ पे हमें एनर्जी और हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, जिसके कारण हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे हैं। यदि एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा तो उसको इंडोथर्मिक बोलेंगे। ठीक, तो रेस्पिरेशन हमारा एक्सोथर्मिक हो गया क्योंकि हमें एनर्जी मिल रहा है। कैसे मिल रहा है भाई, तो कुछ हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं, और उस प्रोसेस होने के कारण एनर्जी वहां से रिलीज हुआ, वो एनर्जी हमें मिला, तो वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। The decomposition of vegetable of matter into compost is also an example of exothermic. अब आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोज यानी कि जब दो सबस्टांस, ठीक, जब कोई एक सबस्टांस, जब कोई एक है ये ब्रेक डाउन होके दो डिफरेंट डिफरेंट में बन जाए, इसी को बोलते हैं डिकम्पोज। जब भी एक सबस्टांस ब्रेक डाउन होकर दो डिफरेंट या दो से ज्यादा में ब्रेक डाउन हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बात ध्यान रखना है कि जो फेरस सल्फेट का कलर होता है, जो फेरस सल्फेट का कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन। फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। इस रिएक्शन को अभी हम देखेंगे। ओके, ये हमारा रिएक्शन है 2FeSO4, इसका नाम याद रखेंगे साथ साथ। इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ओके, ये तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारा हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, ये सारे रिएक्शन को अपने ध्यान में रखना है। ठीक, ये सारे रिएक्शन पूछे जा सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया डिकम्पोजिशन क्या होता है। जैसे कोई एक कंपाउंड है, ये ब्रेक डाउन होकर दो डिफरेंट डिफरेंट में टूट गया, या ये हो गया, एक है टूट गया दूसरा। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, बोल रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस, इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, यहाँ नाम दे दिया सबका, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, यहाँ लिख दिया गया है। सेम चीज बोल रहा है कि जब उसको देखो, यहाँ ये जो एरो है ना, इसके ऊपर हीट लिख देना। एनसीईआरटी पढ़ो तो सारे मिल जाएंगे। ठीक, हीट है, हीट कर रहे हैं उसको, हीट करने के बाद, ठीक, ये चीज हो रहा है। हीट करने के बाद, क्योंकि इसके इससे पहले हमने जो एग्जांपल लिया था सीओ, वहाँ वहाँ हीट नहीं लिखना है। ठीक, वहाँ वैसे ही था, यहाँ पे अपना हीट लिख देना है। वैसे यहाँ पे मेंशन भी है, व्हेन इट इज हीटेड, यहाँ मेंशन है। ठीक, हीट है, हीट करने पर बाद ही उस क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है। अब बोल रहा है कि फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड। फेरिक ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है, जबकि SO2 एंड SO3 आर गैसेस। ऊपर यहाँ रिएक्शन में भी मेंशन्ड है, ऊपर यदि हम रिएक्शन को देखेंगे तो यहाँ रिएक्शन में भी हमें मेंशन देखने को मिलेगा कि ये सॉलिड है, जबकि डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड क्या होते हैं, गैस होते हैं। तो ये सारे स्टेट को भी अपने ध्यान में रखना है, कौन सा स्टेट कैसा है, क्या है। ठीक ना, तो हमें एग्जाम में कभी भी धोखा नहीं होगा, कहाँ से कहीं से पूछ दे भाई, आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर यू। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called, जो कि हमने मेंशन कर दिया ऑलरेडी, क्विक लाइम, लाइम और क्विक लाइम has many uses. One of its uses is in सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में। लाइम का जो यूज है, एक यूजेस क्या होता है, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, वन ऑफ यूजेस। ठीक, when decomposition reaction is carried out by heating it is called thermal reaction। जब कहीं भी हीट, जैसे कि यहाँ, जैसे कि इससे पहले ऊपर में हमने वहाँ एरो के ऊपर हीट लिखा था, जहाँ पे FeSO4 को ब्रेक डाउन करके Fe2 फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड बना था। जहाँ कहीं भी हीट का इन्वॉल्मेशन हो, जहाँ कहीं भी हीट करना पड़े, तो एक नाम और आता है उसके लिए, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे है उस बात को ध्यान देना है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हीट करने से क्या हो रहा है, वो डिकम्पोज हो जा रहा है। कोई एक सब्सटेंस है, ये हीट करने के बाद ये क्या हो रहा है, दो में डिकम्पोज। देखो ये हीट करा गया, काट के यहाँ कर देना है, हीट करने से दो में डिकम्पोज हो जा रहा है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट
कैरिड आउट बाय हीटिंग। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना है, सारे जितने भी रिएक्शन है सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ब्राउन फिल्म्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ठीक है, जो फिल्म्स होता है NO2 का, जैसे कि यहाँ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो फिल्म होता है वो कैसा होता है, ब्राउन होता है। रिएक्शन टेक्स प्लेस, जैसे कि देखो PbNO3, ये क्या है, लीड नाइट्रेट, NO3 होल 2 है, ठीक, ये है हमारा लीड नाइट्रेट, ठीक, लीड नाइट्रेट। और ये हमारा लीड, देखो ये हीट यहाँ से नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा, ठीक, ये हमारा लीड ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड। तो जब कभी भी रिएक्शन लिखना है एग्जाम में, तो इसके साथ साथ उसका नाम नीचे होना चाहिए ब्रैकेट के साथ, उसके जस्ट नीचे। आफ्टर दैट ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये हमारा ऑक्सीजन, ठीक। यहाँ ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन, ये फ्यूम है, जैसे कि धुआं जिसको बोलते हैं ना वो है, तो कैसा होता है, ब्राउन फ्यूम, ब्राउन फ्यूम, ब्राउन कलर का रिलीज होगा, ठीक। तो यहाँ भी हीट हो रहा है, इन्फॉर्मेशन कैरिड आउट, ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, हीट के कारण, तो ये भी क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि डिकम्पोजिशन है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन थर्मल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन तो हो नहीं सकता कभी भी, ठीक। तो ऐसे रिएक्शन को थर्मल रिएक्शन आगे चल के पढ़ने को मिलेगा, ठीक। उसमें से एक थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसके बारे में हमें भी जानना है कुछ उसके बारे में। तो बोल रहा है कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, ठीक। इसको सनलाइट को फिर से देखो, यहाँ से नहीं होगा, इस एरो के ऊपर होगा, जैसे कि हम बड़ा सा ऐसे एरो बनाएंगे उसके लिए, और उसके ऊपर लिखेंगे सनलाइट, ठीक। अब उसके इस साइड लिखेंगे 2AgS प्लस Cl2 गैस, ठीक, और इस तरफ लिखेंगे 2AgCl सॉलिड, ठीक, इस तरीके से होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो व्हाइट सिल्वर कैसा होता है, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो होता है, व्हाइट सिल्वर कलर ध्यान रखना है, कैसे ग्रे हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। कैसा होता है, कुछ यदि पूछ दे भाई कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो सनलाइट के कारण ग्रे कलर कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, तो उसको आंसर में ये बताना है कि जो सिल्वर क्लोराइड है उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में, कैसे, तो लाइट के कारण, सनलाइट के कारण सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो जाता है किस में, सिल्वर और क्लोरीन में, ठीक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्टेंट। डिकम्पोजिशन अब तक हमें इतना समझ में आ गया है कि डिकम्पोजिशन क्या है, सिर्फ ये काम करता है तोड़ना, कोई एक सब्सटेंस है उसको तोड़ के दो डिफरेंट डिफरेंट में कर देना है या तीन, ठीक। तो भाई जब ये तोड़ रहा है उसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी, देखो अभी हमने एनर्जी की बात की थी, तो एनर्जी जो होता है वो एनर्जी हीट के फॉर्म में भी होता है, लाइट के फॉर्म में भी होता है, और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी होता है, एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, ठीक। फॉर ब्रेकिंग डाउन, तो यहाँ समझ में आ गया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, इसलिए तो रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करके प्रोडक्ट बना सके। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब्ड इज नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे भी इंडोथर्मिक रिएक्शन की भी बात हो गई, चर्चा हो गई, जिसमें क्या होगा, हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा हो, उसको क्या बोल देंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि हमारे यहाँ गिवन है। एनर्जी जिसमें ऑब्जर्व हो उसको बोल देंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ तक कोई क्लियर, सारा चीज क्लियर होना चाहिए। अब आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर देखेंगे कि यहाँ जो आयरन नेल है, तो हमारे एनसीईआरटी का एक रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि यदि आयरन नेल को, ठीक, सिंपली आयरन नेल है, उस आयरन नेल को हम उठा करके ला करके सीधा जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है उसमें डाल दिए, ठीक, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दिए। अब इस डालने के बाद कुछ देर छोड़ दिए, उसके बाद फिर इसको निकाल करके यहाँ देखो रख दिए, आयरन नेल टेकन आउट ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, वो ब्राउन कलर का हो गया, कैसा हो गया, ब्राउनिश कलर का हो गया, ठीक। कब ब्राउनिश हो गया, जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से डाल के इसको निकाल दिए। अब उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, जैसे इसके अंदर से निकाले नेल, या नेल निकाले या नहीं उसी में छोड़ दिए, तो इसका जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर है वो फेड, यानी कि देखो यहाँ डार्क ब्लू है
ये देखो ब्लू, यानी कि कलर एकदम रंग उसका उड़ गया बोले तो, ठीक। यानी कि सॉल्यूशन का जो कलर है वो क्या हो गया, फेड हो गया, हल्का हो गया। ओके, इसका रिएक्शन है ये कि Fe यानी कि आयरन है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, क्या है ये है हमारा कॉपर सल्फेट CuSO4 जिसको बोलते हैं, और ये हमारा फेरस आयरन सल्फेट इसको बोल सकते हैं, फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट। ओके, आयरन सल्फेट हो गया। आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ यानी कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया। उसके बाद बोल रहा है क्या फॉर्म हुआ, फेरस यानी कि आयरन सल्फेट, एक आयरन सल्फेट यहाँ कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, ठीक प्रोडक्ट हुआ। यहाँ क्या देखने के लिए मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि आपस में डिस्प्लेस करेगा, जो लेस रिएक्टिव रहेगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो डिस्प्लेस, सॉरी मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यहाँ लिख देते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जो लेस रिएक्टिव होते हैं उनको डिस्प्लेस कर देता है भाई। वो तो ऐसे ही पावरफुल है। देखो यहाँ Fe जो है कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद SO4 के साथ बॉन्ड बना लिया, कॉपर को अकेले कर दिया। क्यों? क्योंकि Fe जो है इज मोर रिएक्टिव, या बोल सकते हैं मोर रिएक्टिव देन Cu यानी कि कॉपर, ठीक। रिएक्टिविटी सीरीज इसका देखेंगे तो फेरस क्या आता है, आयरन क्या आता है ऊपर आता है, उसके बाद कॉपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यही नहीं और भी कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास उसके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जैसे कि जिंक है और Cu है यानी कॉपर। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो उसमें जिंक जो है पहले आता है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि कहेगा भाई तुम हटो, हमें यहाँ बैठने दो, इस गद्दी पे हमें बैठा दो, और जिंक सल्फेट बना देगा, कॉपर को भगा देगा, ठीक। सेम काम होता है यहाँ पे भी, ये मोर रिएक्टिव है, लीड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर को ये भी हटा देगा, ठीक। कॉपर को ये भी हटा देगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड, यानी कि लीड जो है कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके लीड क्लोराइड बना लेगा, कॉपर को अकेले ही छोड़ देगा। यहाँ सबका नाम अपना याद रखना है, ठीक है। क्या है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, क्या लिख देते हैं हम, कॉपर सल्फेट। ये क्या है, जिंक सल्फेट। ये CuCl2 क्या है, यहाँ लिख देते हैं कॉपर क्लोराइड, CO है, स्पेलिंग देख लेना, कॉपर क्लोराइड। PbCl2 क्या है, Pb किसका है भाई, Cl2 का होता है, ठीक। PbCl2 लीड क्लोराइड। जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यहाँ दे दिया है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कौन कौन, जिंक और लीड, द डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ एक और रिएक्शन देखने के लिए मिला है हमें। अब तक एक्स्ट्रा में हमने क्या क्या देख लिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, एक ये और एक थर्मल डिकम्पोजिशन, और ये चौथा में हमें मिला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। चौथा में ये मिल रहा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये सारे रिएक्शन को भी ध्यान में रखना है, दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ओके, ये सभी भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रेसिपिटेशन क्या बोलेंगे, जहाँ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो। अब भाई ये बात समझ में आ रहा है कि जैसे कि प्रेसिपिटेशन किसको, जहाँ प्रेसिपिटेट, अरे भाई हमको समझाओ प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है कि जहाँ सॉलिड सब्सटेंस, यदि एक्वस है, यहाँ देखो इस एग्जाम्पल के देखेंगे, सारे एक्वस यानी कि वाटर डिजोल्व है। यदि कोई रिएक्शन हो रहा हो, जैसे कि ये बकेट है, इसमें कोई रिएक्शन यदि हो रहा है, ठीक, सारे ये वाटर है, यदि इस वाटर में यदि कोई रिएक्शन हो रहा हो, और रिएक्शन होने के बाद कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ कि हमें यहाँ सॉलिड देखने के लिए मिल गया, और सॉलिड है तो जाहिर सी बात है कि भाई वो नीचे ही रहेगा, इधर तो कहीं तैरेगा नहीं। तो उस रिएक्शन में यदि सॉलिड फॉर्म हो गया, उसी को बोलते हैं कि प्रेसिपिटेट है। क्या है हमारा, प्रेसिपिटेट, है ना। इसका नाम क्या है, ये एग्जाम सारे रिएक्शन एकदम हमारे
दिमाग में होना चाहिए एनी टाइम। सोडियम सल्फेट, Na2SO4 क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फेट। BaCl2 को बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड। BaSO4 को बैरियम सल्फेट। 2NaCl को सोडियम क्लोराइड। इसका तो पता है सबको। रिएक्शन इन which there is exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। जैसे कि यहाँ यदि हम इस एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे तो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? SO4 माइनस, SO4 माइनस जो कि हमें यहाँ से मिल रहा है और यहाँ से Ba2 प्लस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है तभी हमें BaSO4 देखने को मिल रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ? आयन का एक्सचेंज हो रहा है, आयन्स का एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। कैटायन और एनायन का एक्सचेंज हुआ यहाँ पे, ठीक। उस एक्सचेंज के जरिए ये मिला हमें, ठीक। तो जहाँ पे आयन एक्सचेंज होगा वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। इस डेफिनेशन को ध्यान में रखना है। अब आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सिंपल फंडा है जो कि भी हमें पढ़ना है। यदि ऑक्सीडेशन हमारा क्या होता है, देखो देखते हैं सिंपली। यदि अभी सिंपल देखेंगे, ठीक ना। अभी हमें फालतू किसी चीज से मतलब नहीं है। यदि सिंपल ऑक्सीडेशन के बारे में हम बात करेंगे जब, तो सिंपल ऑक्सीडेशन हमें क्या देता है? तो सिंपल ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है कि यदि ऑक्सीजन का गेन हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो, हाइड्रोजन का क्या हो? रिमूवल। ये होता है ऑक्सीडेशन। अभी हमारे जो एनसीईआरटी के लेवल में पढ़ना है, इनको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अभी हमें ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के आगे कुछ नहीं जाना है, उसके मतलब उस बारे में नहीं पढ़ना है। दूसरा आता है कि रिडक्शन। रिडक्शन इसका ठीक उल्टा है, जिसमें रिमूवल हो ऑक्सीजन का, जिसमें कि ऑक्सीजन का क्या हो? रिडक्शन, रिड्यूस हो, रिमूव हो, ठीक। रिडक्शन रिमूवल, जिसमें कि रिमूवल हो ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का क्या हो? एडिशन हो, यानी गेन हो, ठीक। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, जैसे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो सभी क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। वो क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। उल्टा, क्योंकि भाई वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो किसी ना किसी को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन छीन रहा है, तो जहां से छीन रहा है तो वो बेचारा क्या हो गया? रिड्यूस कर गया। यानी कि ये क्या कर रहा है? दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। जो ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो दूसरे को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। तो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है तो कैसा एजेंट हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि हम अपने अच्छा काम करें अपने लिए और दूसरे के लिए बुरा काम करें, तो हम क्या अच्छे आदमी हो सकते हैं? नहीं, हमें लोग यानी दुनिया हमें बुरे नाम से जानेंगे, ये बुरा करने वाला आदमी है। सेम वही इसके साथ भी है। ये अपने लिए चाहता है कि हम ऑक्सीजन गेन कर लें, हम अच्छे काम कर लें, लेकिन ये दूसरे को अपने चक्कर में दूसरे को रिड्यूस करता है, तो ये कैसा एजेंट हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिडक्शन क्या करता है बेचारा? दूसरे को अमीर करने के लिए खुद गरीब हो जाता है। यानी कि खुद ऑक्सीजन भेज देता है, हाइड्रोजन ले लेता है। यानी कि जिसका रिडक्शन हो रहा है, यानी वो कहीं ना कहीं यहाँ से जब ऑक्सीजन निकल के गया तो कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, किसी ना किसी को ऑक्सीडाइज करेगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक उल्टा, ठीक उल्टा कर देना है, ठीक। यही हमें अब तक के बेसिक कंसेप्ट में जानना है, इससे ज्यादा हमें नहीं जानना है, ठीक। अब देखते हैं क्या इसमें दिया है एनसीईआरटी में। देखा है कि इफ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। यदि कोई गेन कर रहा है क्या ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं? कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इफ सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूस हो रहा है। इस एग्जांपल का भी हम आगे देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में समझेंगे, ठीक। जैसे कि देखो, इससे पहले वाला हमारा क्या था कि Cu प्लस O2, तो वहीं पे समझ लेते हैं क्या।
तो यही समझते हैं Cu+O2, ठीक। Cu+O2 को यदि हीट दे रहे हैं तो क्या बन गया 2CuO, ठीक, 2CuO। अब इस बात को ध्यान रखना है कि कॉपर को यदि ऑक्सीजन के साथ, कॉपर को यदि हम हीट कर रहे हैं, कॉपर को हीट कर रहे हैं, तो जब वो हीट करेंगे तो ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएगा ड्यूरिंग हीट प्रोसेस के दौरान। उसके बाद ये क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएगा ये, कॉपर ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड। क्या फॉर्म करेगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक ना। और ये कॉपर ऑक्साइड यानी कॉपर को यदि हीट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो गया। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक, ठीक। ये कौन सा, कॉपर 2 ऑक्साइड है, ठीक ना, कॉपर 2 ऑक्साइड जिसका कलर कैसा होता है, ब्लैक। अब यदि बोल रहा है कि यदि कॉपर 2 ऑक्साइड के ऑक्साइड से हम हाइड्रोजन पास करा दिए, हाइड्रोजन गैस, देखो यहाँ जैसे दे रहा है, ये हाइड्रोजन गैस पास करवा दिए, ठीक ना, तो Cu+H2O बन जाएगा, Cu+H2O, जो कि फिर से हमारा रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। फिर से रिएक्शन हमारा क्या है, कॉपर हमने लिया था, फिर से हमने कॉपर पा लिया, जो हमारा ओरिजिनल कलर था इसका ब्राउन होता है, वो फिर से यहाँ हमें ब्राउन मिल जाएगा। यानी कि कॉपर को हीट किए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कॉपर ऑक्साइड मिला जिसका कलर ब्लैक होता है। फिर से कॉपर ऑक्साइड को हमने क्या किया कि हाइड्रोजन पास करा दिया, इस कॉपर ऑक्साइड से हमने क्या किया, हाइड्रोजन पास करवा दिया। हीट प्रोसेस, वो हीटिंग के दौरान ही हाइड्रोजन गैस उससे पास करवा दिए, तो फिर से हमें रिएक्शन, फिर से हमें कॉपर क्या है मिल जाएगा। अब यहीं पे हमें ऑक्सीडेशन का भी, एक तो ये रिएक्शन का कंसेप्ट समझ लिए हमने, ठीक। दूसरा हमें एक ऑक्सीडेशन का भी कंसेप्ट समझना है कि देखो यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, ठीक, यहाँ हाइड्रोजन है। अब देखेंगे कि प्रोडक्ट साइड में किसका क्या रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है हमें। यहाँ जो कॉपर है, यहाँ देखो कॉपर ऑक्साइड है जो कि ऑक्सीजन के साथ यहाँ कंबाइन है, यहाँ ऑक्सीजन इसे छोड़ दिया। अभी हमने देखा था कि जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसको क्या बोलेंगे, जाहिर सी बात है कि उसको रिडक्शन बोलेंगे, और लिखा भी है। हाइड्रोजन हुआ, अब जैसे हमने बोला था उस समय कि भाई ये रिडक्शन हो गया इसका, यानी कि ये रिड्यूस कर गया, ऑक्सीजन इसमें से निकल गया, ठीक, यहाँ खत्म। ये ऑक्सीजन कहीं ना कहीं तो गया होगा जिसके साथ, तो उसको क्या किया होगा, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। देखिए यहाँ पे H2 को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। इसीलिए हमने बोला था कि जो रिडक्शन जिसका होता है वो कैसे होते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो ये इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसी के चक्कर में बेचारा ये जो कॉपर हुआ अपना ऑक्सीजन खो दिया। तो इसके चक्कर में यानी कि ये क्या हो गया, ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक, अब समझ में आ गया होगा। कुछ अदर एग्जांपल है जैसे ZnO+C, जैसे देखो यहाँ Zn है, Zn हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन खत्म, ऑक्सीजन आके इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, इसके साथ कंबाइन हो गया, तो ये क्या हो गया, ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन। MnO3+4HCl गिव्स MnCl2, यहाँ पे भी सेम केस, Mn से ऑक्सीजन हट के क्लोरीन जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ने से क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया ऑक्सीजन हटने से। और यहाँ देखो हाइड्रोजन के साथ आके यहाँ ऑक्सीजन मिल गया, क्या क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। But if a substance gain oxygen or lose hydrogen during a reaction, it is oxidized. बोल रहा है यदि सब्सटेंस में ऑक्सीजन गेन हो रहा हो और हाइड्रोजन लूज हो रहा हो, ऑक्सीजन मिल रहा है और हाइड्रोजन को छोड़ दो, भेज दो, उसको लूज करो, रिएक्शन के दौरान इट इज ऑक्सीडाइज, तब वो ऑक्सीडाइज होगा। यदि ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, रिडक्शन हो रहा हो। अब एक टर्म छोटा सा है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी होती है कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे फूड होते हैं वो सब क्या होते हैं, फैट्स होते हैं, उसके अंदर ऑयल्स होता है। यदि वो फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यानी कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके यदि उससे रिएक्ट कर गया, तो वो रेंसिड हो जाता है। रेंसिड मतलब कि उसका स्मेल चेंज हो गया, टेस्ट चेंज, जिसको हम लोग बोलते हैं कि खराब हो गया, ठीक ना। आमचल की भाषा में क्या बोलते हैं उसको, ठीक ना, खराब हो गया है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाता है, तो वही होता है रेंसिड, ठीक ना। जब फैट और ऑयल्स ऑक्सीडाइज कर जाते हैं, देन वो हमारा जो फूड मटेरियल है वो कैसा हो जाता है, रेंसिड, मतलब कि उसका स्मेल चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया। अब इसके लिए ही हमारे बहुत सारे मेथड है ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए सब्सटेंस को। जैसे कि फूड में हम लोग क्या करते हैं कि टाइट कंटेनर में रखते हैं, एयर टाइट, जहाँ से कि एयर जाने का कोई सवाल ही नहीं हो।
ना ही वहाँ एयर जाएगा, ना ही वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, ना ही रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो ना ही ऑक्सीडाइज होगा। चिप्स वगैरह खाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस फ्लश किया हुआ रहता है। उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस फ्लश किया हुआ रहता है, ताकि हमें चिप्स जो है, हमारा चिप्स जो है वो ऑक्सीडाइज ना करे। ठीक, बस यहीं तक था हमारा चैप्टर। और आगे देखेंगे तो जो हमारे एक्सपेरिमेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो हमारे देखने हैं कि जितने भी एक्सपेरिमेंट है, जितने भी एक्सपेरिमेंट है, वो सारे एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है हमारे एनसीईआरटी में, खासकर किसके लिए, केमिस्ट्री में। जितने भी केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट है इन ऑल चैप्टर, फॉर ऑल चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स के लिए जितने भी एक्सपेरिमेंट दिए हैं, उन सारे एक्सपेरिमेंट को अच्छे से पढ़ लो। जो उसका रिजल्ट है, उस रिजल्ट को भी नेट वगैरह से गूगल कर लो। सारे रिजल्ट जो है इंपॉर्टेंट है, यदि हमें टाइम मिलेगा तो देखेंगे, तो उस पर भी वीडियो डाल सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी रिएक्शंस दिए हैं एनसीईआरटी में, ठीक, वो सारे रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को नहीं छोड़ना है, सारे, ठीक, सारे रिएक्शन को, किन्हीं भी रिएक्शन को नहीं छोड़ना है। ये अभी से आप करेंगे तो ये सारा मेंटेन हो जाएगा उस समय से। सारे रिएक्शन को एकदम अच्छे से देख लेना है, जितने भी केमिस्ट्री में हमारे रिएक्शन है। एक्सपेरिमेंट को नहीं छोड़ना है, एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन देता ही है, देता ही है। उससे फिक्स रहता है कि भाई वो एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि वो जानता है कि बच्चा वहां से नहीं पड़ेगा। रिएक्शन देखना है, रिएक्शन एकदम अच्छे तरीके से, कि उसका नाम वगैरह सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। और एक और है कि भाई उसका एक्सरसाइज भी कर लो, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कर लो। किसका, एनसीईआरटी का। जितने भी एक्सरसाइज के साथ साथ देखना कि बीच में क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक ना, विद इन द चैप्टर, विद इन द चैप्टर द क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन, द क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन। वो सारे क्वेश्चन को भी करना है, बीच बीच में जो क्वेश्चन हमें दिए रहते हैं, और साथ साथ एक्सरसाइज तो करना ही है। तो ये सारे हमारे रिक्वायरमेंट है, कि ये सारे रिक्वायरमेंट यदि फुलफिल कर लेते हैं तो आपको अच्छे नंबर मार्क्स आ सकते हैं, ठीक ना। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे और भी वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो एसिड बेस है, उसके ऊपर अगला वीडियो आएगा। और इसके ऊपर देखेंगे जो एक्सपेरिमेंट है उसके आंसर वगैरह को देखेंगे, कि कोशिश करेंगे ज़्यादातर। फर्स्ट प्रायोरिटी हम चाहते हैं कि जो चैप्टर से सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए। ओके।